कैसे मुस्कुरा रही है यार? कोई एक्स्ट्रा खुशी? हंसते रह कर अच्छी लगती। चल गया क्या गुरुजी? चालू है? हालू हालू करा। क्या कर रहे थे ये बताओ? आरबीसी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे थे। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कहा था कि है तो ये कनेक्टिव टिश्यू का भाग, लेकिन तरल रूप के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। उसके बाद में अंदर पढ़ा अपन ने कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड भी आता है और लिम्फ भी आता है, लेकिन प्लाज्मा और सीरम नहीं आते। और प्लाज्मा और सीरम क्यों नहीं आते? क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं पाई जाती? कोशिकाएं नहीं पाई जाती। सबसे पहले प्लाज्मा की बात करी थी अपन ने। हमने कहा था रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। कि अगर रक्त के अंदर से रक्त कोशिकाओं को बाहर निकाल दिया जाएगा तो बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा? प्लाज्मा कहलाएगा। प्लाज्मा की अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% जल पाया जाता है। इसके अलावा कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होंगे, क्लोटिंग फैक्टर होगी, एंटीबॉडी होगी, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होगी, सभी प्रकार की प्रोटीन इस प्लाज्मा के अंदर ही पाई जाएगी। फिर हमने कहा था कि रक्त का थक्का जमने के पश्चात बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। यानी कि सीरम के अंदर से अगर बात करें तो ब्लड क्लोटिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? सभी प्रकार की कोशिकाएं, उसके अलावा क्लोटिंग फैक्टर, और तीनों प्रोटीन के अंदर से सिर्फ फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो अगर हम डिफाइन करना चाहे सीरम को तो हम कहते हैं कि ब्लड के अंदर से ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस क्लोटिंग फैक्टर प्लस फाइब्रिनोजन, तीनों को अगर हटा दिया जाए तो बाकी बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। उसके बाद के अंदर पढ़ा अपन ने कि एंटीबॉडी की बात करी। एंटीबॉडी सभी के अंदर पाई जाएगी, चाहे ब्लड हो, चाहे प्लाज्मा हो, चाहे लिम्फ हो, चाहे सीरम हो, सभी के अंदर आपको क्या मिलेगी? एंटीबॉडी मिलेगी। उसके बाद में कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3। सबसे पहले, फिर डब्ल्यूबीसी की अगर बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के लिखी, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर अपन ने 3 नाम लिखे थे, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और जबकि एग्रेनुलोसाइट के अंदर 2 नाम, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। सबसे पहले आरबीसी का नाम लिखा था अपन ने। आरबीसी के लिए कहा कि इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। जैसे आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं वैसे ही डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आगे लिख लेंगे अपन। आरबीसी का मेन काम क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की अगर बात करते हैं आरबीसी के अंदर तो हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन वर्णक। हीमोग्लोबिन वर्णक की अगर बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन वर्णक के अंदर 1 ग्लोबिन प्रोटीन और 4 हीम वर्णक पाए जाते हैं। कितने? 4 हीम वर्णक। प्रत्येक हीम वर्णक के अंदर एक आयरन का अणु पाया जाता है जो Fe+2। कौन सी कंडीशन के अंदर? Fe+2 को हम बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। Fe+2 अवस्था के अंदर पाया जाता है और एक Fe+2 एक ऑक्सीजन के अणु से जुड़ सकता है। यहां तक कर लिया था। तो Fe+2 एक ऑक्सीजन के अणु से जुड़ सकता है, इसलिए एक हीम वर्णक कितने ऑक्सीजन के अणु से जुड़ेगा? एक। क्योंकि एक हीम वर्णक में आयरन अणु की संख्या कितनी है? लेकिन अगर बात करते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कितने हीम वर्णक? तो आयरन के अणु भी कितने होंगे? तो कितने ऑक्सीजन के अणु से जुड़ेंगे? दिक्कत थी यहां तक? किसी को ये बताओ। नहीं? बात कर रहे हैं अपन आरबीसी की अभी भी। जनरली अगर मान के चलते हैं तो हम कहते हैं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा 1.34 या 1.36 ml ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। परिवहन किया जाता है। साइंटिस्ट ने सारा सब कुछ कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन करने के बाद में उनको पता लगा कि अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा, वो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन करेगा? 1.34 से 1.36 ml। दोनों में से एक चूज करना हो तो क्या चूज करोगे? 34 चूज करोगे। ठीक है। सामान्यतः रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की जो मात्रा मान के चलते हैं वो अपन मान के चलते हैं 15 ग्राम। कितना? 15 ग्राम। नॉर्मली अगर मान के चले अपन, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 15 ग्राम। और ये 15 ग्राम होती है पर डीएल। डीएल का मतलब होता है डेसीलीटर।
डीएल का मतलब होता है 100 ml। कितना ml? 100 ml। क्लियर है? अब सिंपल से गणित है, अगर एक सेव 5 रुपए की आती है तो 4 सेव कितने की आएगी? कितने की? 20 रुपए की। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा 1.34 ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा कितने ml का? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ml रक्त में पाया जा रहा है? रक्त के द्वारा परिवहन की गई ऑक्सीजन की मात्रा, की गई ऑक्सीजन की मात्रा। सिंपल सा कर सकते हैं अपन इसके अंदर, क्या कर सकते हैं? 1.34 को गुणा कर देंगे हम किससे? 15 से, तो टोटल आ जाएगा 20.4। कितने ml के ऑक्सीजन का परिवहन करेगा? 20.4 ml का ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है, तो क्या बोलोगे? और अगर आपसे पूछा जाए कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है, तो भी 20.4। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, कितना? तो 1.34 वाला डाटा तो हम बहुत मेहनत करके लेके आए हैं, वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत करी, सारा सब कुछ कैलकुलेशन कर करा के 1 ml ऑक्सीजन दिए, सारा सब कुछ कर करा के उन्होंने हमारे को ये बता दिया कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा, वो हीमोग्लोबिन 1.34 या 1.36 ml ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, है ना? उन्होंने बता दिया। अब अगर आपके अंदर देखा जाए, हम कहते हैं कि सर आपके हीमोग्लोबिन के अंदर, आपके 100 ml रक्त के अंदर कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है, तो हम आपकी एक सीबीसी करवाएंगे जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा आएगी हमारे पास में। हीमोग्लोबिन जो आएगा वो पर 100 ml आता है, पर डीएल आता है डेसीलीटर। एमएल का मतलब होता है मिलीलीटर, है ना? डीएल का मतलब होता है डेसीलीटर, है ना? तो 100 ml मिलकर 1 डेसीलीटर बनाते हैं, इसीलिए वर्ड काम में लिया है यहाँ पर डीएल या 100 ml। क्लियर है? तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे हमारे को सोल्व करना है। अगर पूछा जाए कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है, तो 1.34। दोनों ऑप्शन दे रखे हो तो कौन सा सेलेक्ट करोगे? 1.34। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, रक्त में सामान्यतः हीमोग्लोबिन कितने ग्राम पाया जाता है? 15 ग्राम। कितने ml रक्त के अंदर? 100 ml रक्त के अंदर। तो 100 ml रक्त के द्वारा कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन होगा? अब 20.4 इतने एग्जैक्ट कैलकुलेशन कोई नहीं देगा, ऑप्शन के अंदर मिलेंगे 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml। आंसर क्या करके आओगे? थोड़ा सा घुमाने के लिए अगर बोल दे कि 200 ml रक्त के द्वारा कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन करेंगे, तो कर दोगे? 50 ml रक्त के द्वारा कितने ml ऑक्सीजन? 50 ml रक्त के द्वारा कितने ml ऑक्सीजन का? 20 का आधा कितना हो जाएगा? किसको समझ में नहीं आई ये बात, बताओ? वापस से सुनो। हमने कहा है कि एक हीमोग्लोबिन में एक ग्लोबिन प्रोटीन और 4 हिमवर्णक, 4 हिमवर्णक के अंदर 4 आयरन कणु, 4 आयरन कणु 4 ऑक्सीजन कणुओं से जुड़ेंगे। क्लियर है? एक आरबीसी की अगर बात करते हैं तो एक आरबीसी के अंदर 300 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, है ना? 300 मिलियन हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं एक आरबीसी के अंदर। सोचो शरीर में कितनी आरबीसी है और कितने मिलियन ऑक्सीजन कणुओं से जुड़ेगी, तब जाके ये 1 ml ऑक्सीजन आएगी हमारे पास। ठीक है ना? तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। रक्त में सामान्य रूप से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन अपन एवरेज मान के चल रहे हैं, है ना? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा, तो इस 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा या 100 ml रक्त के द्वारा 1.34 इंटू कितने ग्राम? 15 ग्राम, कितना आएगा? 20.4। इतनी ml ऑक्सीजन का परिवहन इसके द्वारा किया जाएगा। बुक्स में क्वेश्चन दे रखा है, सोल्व कर लेना। फिजियोलॉजी के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन 2018 के अंदर। क्लियर है? दिक्कत? लिखना शुरू करो। लास्ट लाइन जो लिखी थी वो लिखी थी अपन ने कि एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखो। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 या 1.36 ml, 1.34 या 1.36 ml। अंडरलाइन करोगे 1.34 को? 1.34 या 1.36 ml ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है
1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 से 1.36 ml ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। रक्त में सामान्यतया हीमोग्लोबिन की मात्रा, रक्त में सामान्यतया हीमोग्लोबिन की मात्रा, रक्त में सामान्यतया हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम पर डीएल, 15 ग्राम पर डीएल, 15 ग्राम पर डीएल, ब्रैकेट में लिखोगे 100 ml। ग्राम के अंदर जी के बाद में आर आता है ना, GRAM, GARM नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इसलिए 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 वापस बोले कि रक्त में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम पर डीएल, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे 100 ml। ठीक है, इसलिए 100 ml रक्त के द्वारा, इसलिए 100 ml रक्त के द्वारा, इसलिए 100 ml रक्त के द्वारा, 100 ml रक्त के द्वारा 1.34 इंटू 15 बराबर 20.4, 1.34 इंटू 15 बराबर 20.4 ml ऑक्सीजन का परिवहन किया जा सकता है। ऑक्सीजन का परिवहन किया जा सकता है, ऑक्सीजन का परिवहन किया जा सकता है। दिक्कत यहां तक किसी को नहीं? तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का पूछे, चाहे 15 ग्राम हीमोग्लोबिन का पूछे, चाहे 100 ml रक्त का पूछे, चाहे 1 डेसीलीटर रक्त का पूछे, आंसर अपने पास में कितना आएगा? 20.4 ही आएगा। अपन ने तो सामान्यतः माना है, आपसे कोई कैटल बफेलो नहीं करेगा आपके पास में, आपसे कोई नहीं पूछेगा घोड़े के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, घोड़े के द्वारा कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। हम नॉर्मल बात करें, एवरेज नॉर्मली अगर बात करते हैं, जैसे लड़कों की अगर बात करते हैं तो लड़कों के अंदर 14 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लड़कियों के अंदर 11-12 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, तो हम तो नॉर्मल बात करें कि हाँ 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा इतने ml रखते हैं। स्पीसीज वाइज क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि स्पीसीज वाइज हीमोग्लोबिन का वेरिएशन अलग अलग होता है। दिक्कत यहां तक नहीं? चले आगे। अब सुनो, आरबीसी का आकार, हेडिंग डालो, आरबीसी का आकार, आरबीसी का आकार, आरबीसी का आकार बाई कॉनकेव। कैसा होता है? बाई कॉनकेव। इसको शायद हिंदी के अंदर उभिया तल ऐसा कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभिया तल। सही है क्या? कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, इधर से भी, फिर इधर से भी, फिर थोड़ी सी गोलाई में लेकर ऐसी। लेकिन अगर बात करते हैं कैमल और लामा की, वहां पर होती है बाई कॉन्वेक्स। कैसे होती है? इसको ओवल भी बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं? ओवल। ठीक है, दूसरी बात सुनो, ये तो हो गई आकार की बातें। आरबीसी के अंदर केंद्रक एब्सेंट होता है ना, आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट, लेकिन ऊंट, लामा, मुर्गा, ले भाई मुर्गी ले, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? किसकी होती है? डॉग की। सबसे छोटी आरबीसी वो किसकी होती है?
अच्छा अब सुनो, दोनों ही गलत है, यही पढ़ा है आपने। अच्छा, पशुओं की अगर बात करते हैं तो बेसिकली अपन पढ़ते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, पालतू पशुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो पालतू पशुओं की अगर बात करते हैं तो पालतू पशुओं में सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है डॉग के अंदर, और सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, सभी प्रजातियों की अगर बात करते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट और मस्क डियर, कस्तूरी मृग का नाम सुना है ना। अफ्रीकी हाथी जो होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है, और कस्तूरी मृग के अंदर सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो ज्ञान वाली बातें हो गई, इनको तो रहना दो। अपने को ये याद रखना क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाएगा, आंसर भी यही देके आना, फालतू दिमाग नहीं लगाओगे। क्लियर है। ये इसलिए बताने का रीजन था क्योंकि तुम में से कोई खड़ा होकर बोलता मेरे को कि सर नहीं, सबसे बड़ी आरबीसी तो उसकी होती, पहले बता दिया, ये करके आना। लेकिन अपने दिक्कत यहां तक नहीं कर लोगे। लिखो आरबीसी का आकार, लाइव वालों को आ रहा है भाई समझ में। बाई कॉनकेव उभियातल, लिख लिया सबने। नेक्स्ट लिखो, सबसे बड़ी आरबीसी डॉग, सबसे छोटे आरबीसी बकरी। सबसे बड़ी आरबीसी डॉग और सबसे छोटी आरबीसी बकरी। लिख लिया। लिखो ये भी लिख लिया। चलो आगे। आगे अगर बात करते हैं तो एक आरबीसी में 300 मिलियन हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं। लिखो, एक आरबीसी में 300 मिलियन हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं। सर आवाज कट रही है। आवाज तो चालू है यार हमारी तरफ से। एक आरबीसी में 300 मिलियन हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना।
अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। हीमोग्लोबिन के कार्य की अगर बात करते हैं या फिर आरबीसी के कार्य की अगर बात करते हैं तो वह है ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसका परिवहन करना? ठीक है, ये हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर निर्माण करती है HbO2 का। इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो किस रूप में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। क्लियर? ठीक है। फिजियोलॉजी पढ़ी आपने? श्वसन तंत्र पढ़ा? श्वसन तंत्र पढ़ा? श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ा होगा आपने, पढ़ लिया क्या? आधे पढ़ चुके हैं, आधे नहीं पढ़े। श्वसन तंत्र के अंदर याद हो अगर आपको तो ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, जबकि CO2 का परिवहन है ना, एक तो प्लाज्मा में घुलनशील कार्बामीन यौगिकों के रूप में, एक होता है बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में होता है। ठीक है, अब पहले यहां पर सुनो। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। किसकी आवश्यकता पड़ती है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, अगर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होगा तो ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, वरना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ेगा। ठीक है, लंग्स की अगर बात करते हैं तो लंग्स की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है रेस्पिरेटरी एल्वुलाई। क्या होती है? रेस्पिरेटरी एल्वुलाई। एल्वुलाई के एक तरफ तो ब्लड है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन रखा हुआ है, एक तरफ ऑक्सीजन है हवा के अंदर जहां पर ऑक्सीजन रखी हुई है। ये दोनों तभी जुड़ सकते हैं जब इसके पास में क्या होगा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं Cu+2। क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉपर। न्यूट्रिशन के अंदर टॉक्सिसिटी पढ़ेंगे और वहां पर पढ़ेंगे कि कच्ची ज्वार से नाइट्रेट साइनाइड विषाक्तता होती है। पढ़ा आपने? सुना कि कच्ची ज्वार खिलाने पर पशुओं में साइनाइड विषाक्तता होती है। ठीक है, साइनाइड विषाक्तता के अंदर HCN की अगर बात करते हैं, HCN ये टूटता है H+ और CN- के, और ये CN- इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के कॉपर से जाकर क्रिया करता है और इसको नष्ट कर देता है, इसको निष्क्रिय कर देता है। अगर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज निष्क्रिय हो गया तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ेगी, तो किसका निर्माण नहीं होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा, तो उत्तकों के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ATP का उत्पादन नहीं होगा, और ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा तो उपापचय क्रियाएं भी नहीं होगी, और उपापचय क्रियाएं नहीं होगी तो शरीर सलट जाएगा। ठीक है, कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उनकी डेथ हो जाना कहलाता है साइटोटॉक्सिक एनोक्सिया। क्या कहलाता है? साइटोटॉक्सिक एनोक्सिया। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब न्यूट्रिशन पढ़ेंगे उस टाइम पे वापस से बताऊंगा मैं आपको ना, कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा मिलेगा? कॉपर। कौन सा मिलेगा? कॉपर। और ये कॉपर किसके अंदर पाया जाएगा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज किसके लिए चाहिए? हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से जोड़ने के लिए। क्लियर है? मान लो कई बार ऐसी कंडीशन हो सकती है कि ऑक्सीजन ही ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ही हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर, अनुपस्थिति में निर्माण होता है रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन का। किसका निर्माण होता है? रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सीकरण हुआ नहीं। ऑक्सीकरण होता कब? जब क्या होती? ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन तो है नहीं, तो ये हीमोग्लोबिन किसके अंदर बदल गया? रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन के अंदर बदल गया। कब बदला? जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हुई। क्लियर? ठीक है, टॉक्सिसिटी के अंदर ही अगर आगे बात करते हैं तो दो प्रकार की टॉक्सिसिटी पड़ी होगी, एक तो होगी नाइट्राइट पॉइजनिंग, नाइट्राइट पॉइजनिंग, नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों मान लो। नाइट्रेट या नाइट्राइट पॉइजनिंग के अंदर हीमोग्लोबिन में जो Fe+2 पाया जा रहा है वो कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 के अंदर। किसके अंदर? Fe+3 के अंदर। ऑक्सीजन कब लेकर जा सकता है? जब ये किस कंडीशन में हो? लेकिन अगर Fe+3 के अंदर बदल गया तो इसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन को ले जा ही नहीं सकता।
ऐसा हीमोग्लोबिन जिसके अंदर आयरन Fe+3 कंडीशन के अंदर पाया जाता है उसको बोलते हैं मैट हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? मैट हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे? मैट हीमोग्लोबिन बोलेंगे। ठीक है। रक्त का रंग कैसा होता है? चमकीला लाल। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति का। लेकिन मैट हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? चेरी जैसा रेड। कैसा हो जाएगा? रक्त का कैसा रंग हो जाएगा? जैसा रंग। किसके अंदर? हाँ, कॉफी कलर का, कॉफी रंग का। लेकिन अगर यही बात करते हैं अपन सीओ की, सीओ का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 का मतलब, सीओ के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बेसिकली COHB, इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कौन सा हीमोग्लोबिन? ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा जिससे रंग कैसा हो जाएगा? चेरी जैसा लाल। चेरी जैसा लाल रंग। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो ऑक्सीजन से जुड़ने की जो क्षमता है वो ऑक्सीजन के मुकाबले 200 गुना ज्यादा होती। कितने गुना? 200 गुना। यानी कि एक तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड रख दो और एक तरफ ऑक्सीजन रख दो तो हीमोग्लोबिन ज्यादा किससे जुड़ेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कितने गुना ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में? 200 गुना एफिशिएंसी के साथ में। जनरली होता क्या है अपने साथ में? आपने सुना होगा अखबार के अंदर कई बार सर्दियों के अंदर खबर आती है कि रूम के अंदर अंगीठी जलाकर सोए थे तापमान प्राप्त करने के लिए, सुबह आंखें खुली तो महाराज खड़े थे। होता है ऐसा, है ना? महाराज मतलब यमराज खड़े थे। वो क्यों होता है? किसकी वजह से? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। ऐसा? अच्छा, आग को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? और ऑक्सीजन से जलने के बाद में कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 दोनों। धीरे धीरे कमरे की सारी ऑक्सीजन जो काम आएगी वो सांस तो ले ही रहे हैं अपन, सो रहे हैं तो हमारे काम भी आ रही है, साथ ही साथ अंगीठी के अंदर कोयले जलाने काम भी आ रही है। धीरे धीरे ऑक्सीजन की सांद्रता तो क्या होगी? कम। और कमरे के अंदर बही शोषण के दौरान CO2 छोड़ी गई है, साथ ही साथ आग जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ रही है। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर धीरे धीरे बेहोशी की कंडीशन आएगी और बेहोशी कंडीशन आने के बाद में कब हम महाराज के पास में पहुंच जाएंगे हमारे को पता भी नहीं लगेगा, है ना? इतना मौका भी नहीं मिलेगा आपको कि भाई वहां पर अपन अंगीठी को बाहर फेंक दिए और कुछ, क्योंकि सोए हैं नींद के अंदर, सोते सोते बेहोश हो गए और बेहोश होते होते चल बस। इसलिए ध्यान रखना, सर्दियां शुरू होने वाली है, तुम भी कमरे के अंदर कभी भी अंगीठी जलाकर, है ना, वो इलेक्ट्रिक वाला आता है ना, क्या बोलते हैं उसको? हीटर। हीटर, हीटर जल रहा है ना, हीटर में दिक्कत नहीं है। वहां पर हीटर के अंदर कोयल आती है तो वो कोयल गर्म होती है बिजली से, ऑक्सीजन का कोई रोल उसके अंदर नहीं है। तो वो हीटर जला के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मकान मालिक को दिक्कत होने लग जाती है। होता है ना ऐसा? वो कहेगा यार बिजली का बिल ज्यादा कैसे आ रहा है अचानक से। आप कहोगे हम तो कुछ चलाते ही नहीं, हमारे क्या पता क्यों आ रहा है, मीटर खराब हो गया होगा। चलो वापिस से सुनो सारी की सारी बातें। कहां तक लिखा था अपन ने? 300 ml। यहाँ पर हीमोग्लोबिन का मेन कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा और किसका निर्माण करेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। और ऑक्सो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा एंजाइम की आवश्यकता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के अंदर क्या पाया जाएगा? साइनाइड विषाक्तता के अंदर ये HCN माइनस जो होगा वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के कॉपर से जाकर क्रिया करेगा और इस क्रिया को रोक देगा, इसको होने ही नहीं देगा। ये होने ही नहीं देगा तो एल्विलाई की एक तरफ ऑक्सीजन रखी है और एक तरफ हीमोग्लोबिन रखा है, दोनों पड़े रहो आराम से, जुड़ तो सकते नहीं क्योंकि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हो गया खत्म। इस प्रकार से उत्तकों के अंदर या कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी होने को हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक एनोक्सिया। क्या बोलते हैं? साइटोटॉक्सिक एनोक्सिया। आगे बात और कर लेंगे। कच्ची जवार खिलाने पर साइनाइड विषाक्तता होती है, ये ध्यान रखना आप, ये जरूर पूछा जाएगा। लिखो इसके अंदर, देखो आरबीसी या हीमोग्लोबिन का कार्य, आरबीसी या हीमोग्लोबिन का कार्य। सोडियम थायोसल्फेट काम में लेते हैं ना सर इसके लिए? बिल्कुल काम में लेते हैं। सोडियम सल्फाइड, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट दोनों ही काम में लेते हैं।
आरबीसी या हीमोग्लोबिन का कार्य लिखो, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन O2 का परिवहन करना, ऑक्सीजन या O2 का परिवहन करना। केमिकल रिएक्शन लिखोगे नीचे Hb प्लस O2 इक्वल टू HbO2, ऊपर की तरफ लिखोगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इक्वल टू लिखोगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इक्वल टू साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। बनवारी जी कह रहे हैं कि सर वर्टिब्रा में एक्सिस लार्जेस्ट वर्टिब्रा होती है क्या? बनवारी जी कह रहे हैं कि एक्सिस लार्जेस्ट वर्टिब्रा होती है क्या वर्टिबल कॉलम के अंदर? लार्जेस्ट वर्टिब्रा होती है किसकी उपस्थिति के कारण? डेंस के कारण। लिख लिया? Hb प्लस O2 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज HbO2। HbO2 के ब्रैकेट में लिखोगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नोट डाल के लिखो। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम में कॉपर पाया जाता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम में कॉपर पाया जाता है। सर जी वापस बोलो। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ऊपर लिखोगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, बराबर में लिखोगे HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर लिखोगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम में कॉपर पाया जाता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम में कॉपर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉपर, Cu। ठीक है, नोट डाल के लिखो। कच्ची जवार खिलाने पर पशुओं में साइनाइड विषाक्तता। कच्ची जवार खिलाने पर, पशु मत लिखना, रूमिनेंट्स लिखना। कच्ची जवार खिलाने पर रूमिनेंट्स में साइनाइड विषाक्तता। कच्ची जवार खिलाने पर रूमिनेंट्स में साइनाइड विषाक्तता। कच्ची जवार खिलाने पर रूमिनेंट्स में साइनाइड विषाक्तता। कच्ची जवार खिलाने पर रूमिनेंट्स रुमंती पशुओं में साइनाइड विषाक्तता। है ना, कोई शब्द नहीं लिखा जा रहा हो ना, पूछ लिया करो। कच्ची जवार से साइनाइड विषाक्तता। अच्छा, रूमिनेंट्स वर्ड्स इसलिए लिखा है, मैं बता दूं, HCN को H प्लस और Cn माइनस में तोड़ने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसको तोड़ने के लिए भी एंजाइम की आवश्यकता होती है, और वो एंजाइम रूमिनेंट्स के अंदर भी पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? रूमिनेंट्स के अंदर। लेकिन अगर बात करते हैं इस एंजाइम की, तो मोनोगेस्ट्रिक एनिमल यानी कि अरुमंथी जो पशु होते हैं, अरुमंथी पशुओं में गैस्ट्रिक HCl, है ना, आगे पढ़ेंगे अपन पाचन तंत्र के अंदर पढ़ेंगे अपन HCl का स्रावण। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स का नाम सुना होगा, जिससे HCl का स्रावण होता है। इसी HCl के सिक्रेशन के कारण आमाशय का वातावरण अम्लीय रहता है। कितना रहता है? अम्लीय। उस HCl के द्वारा इसको नष्ट कर दिया जाता है। तो HCN H प्लस और Cn माइनस में टूटेगा नहीं तो कॉपर के साथ में जुड़ेगा नहीं। इसलिए अरुमंती पशुओं के अंदर, मोनोगेस्ट्रिक एनिमल्स के अंदर साइनाइड विषाक्तता नहीं होती, सिर्फ किसके अंदर होगी? रूमिनेंट्स के अंदर होगी। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, नोट डाल के लिखो। नोट डाल के लिखो। लिखो, नाइट्रेट विषाक्तता होने पर, नाइट्रेट विषाक्तता होने पर, नाइट्रेट विषाक्तता होने पर, नाइट्रेट विषाक्तता होने पर हीमोग्लोबिन में उपस्थित Fe+2, नाइट्रेट विषाक्तता होने पर हीमोग्लोबिन में उपस्थित Fe+2, नाइट्रेट विषाक्तता होने पर हीमोग्लोबिन में उपस्थित Fe+2, ब्रैकेट में लिखोगे फेरस, Fe+2। Fe+2 को हम क्या बोलते हैं? फेरस। Fe+3, ब्रैकेट में लिखोगे फेरिक। Fe+2 फेरस, Fe+3 ब्रैकेट में लिखोगे फेरिक में बदल जाता है।
नाइट्रेट विषाक्तता होने पर हीमोग्लोबिन में उपस्थित Fe+2 Fe+3 फेरस से फेरिक में बदल जाता है, ठीक है। देखो इस Fe+3 वाले हीमोग्लोबिन को, इस Fe+3 वाले हीमोग्लोबिन को मैट हीमोग्लोबिन कहते हैं, मैट हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस Fe+3 वाले हीमोग्लोबिन को मैट हीमोग्लोबिन, ये लिख रहा, मैट हीमोग्लोबिन कहते हैं, मैट हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैट हीमोग्लोबिन, ठीक है। कंटिन्यू करो नेक्स्ट लाइन से। मैट हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, मैट हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, मैट हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, मैट हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग, मैट हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग चॉकलेट ब्राउन हो जाता है, चॉकलेट ब्राउन हो जाता है, चॉकलेट ब्राउन हो जाता है। मैट हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग चॉकलेट ब्राउन हो जाता है। नाइट्रेट पॉइजनिंग का एंटीडोट पूछा जाता है, वो रहता है मिथाइलिन ब्लू। लिख लो एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब जानते हो ना, जो जिसके खिलाफ काम करता है। लिखो एंटीडोट, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू एंटीडोट, हिंदी में लिखोगा एंटीडोट। मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू ब्रैकेट में लिख लो 1 से 2%, 1 से 2% स्लो आईवी, 1 से 2% विलियन लगाएंगे कैसे? स्लो आईवी, है ना, फील्ड के लिए यही है, कोई नहीं पूछेगा आपसे, स्लो आईवी लगाना, ठीक है। ये सारी की सारी बातें कौन सी विषाक्तता के लिए है? नाइट्रेट विषाक्तता के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो नोट डाल के, नेक्स्ट लिखो नोट डाल के, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, लिखो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, कार्बन मोनोऑक्साइड CO की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, जिससे रक्त का रंग, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, जिससे रक्त का रंग, जिससे रक्त का रंग चेरी जैसा लाल, चेरी जैसा लाल, चेरी जैसा लाल हो जाता है, चेरी जैसा लाल हो जाता है।
कैसा हो जाएगा? चेरी जैसा लाल। नोट डाल के लिखो वापस से। हीमोग्लोबिन में सीओ से जुड़ने की क्षमता, हीमोग्लोबिन में सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने की क्षमता, हीमोग्लोबिन में सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने की क्षमता, कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन के मुकाबले 200 गुना अधिक होती है। हीमोग्लोबिन में सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने की क्षमता, सीओ से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन के मुकाबले 200 गुना अधिक होती है। कितने गुना अधिक होती है? 200 गुना अधिक होती है। दिक्कत यहां तक नहीं? चलें आगे। हेडिंग डालो आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। देखो उधर, आरबीसी के जीवन काल की अगर बात करते हैं तो केटल के अंदर ये रहता है 130 से लेकर 160 दिन। अगर बात करते हैं घोड़े जी की, 140 से लेकर 150 दिन। अगर बात करते हैं कुत्ते जी की, 110 से लेकर 120 दिन। अगर आपकी भी बात कर लें, आपके लिए 120 डेज। अगर बात करते हैं पिग की, पिग के अंदर कितने होते हैं? और अगर बात करते हैं फाउल की, मुर्गे जी की, तो ये रहती है 35 डेज। कितने डेज? 35। 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि आरबीसी का जीवन काल गाय में कितना होता है ना? 120, 130, 110, 140। पहले 120 को आंसर माना गया, फिर आंसर को चेंज किया गया, फिर क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, है ना? तो ये 120 दिन जो जीवन काल अपन मान के चलते हैं, जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो हमारा है। किसके बारे में? हमारे लिए। तो हमारे अंदर आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 दिन। लेकिन अलग अलग पशुओं के अंदर आरबीसी का जीवन काल कैसा होता है? अलग अलग ही होता है। याद रखोगे? लिखो। लिख लिया? यहां पर हमारी आरबीसी की सारी बातें होती है। कैसी होती है? खत्म। याद रह जाएगा? तो जो जो अपने कोर्स के अंदर पूछी जाएगी, एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी, वो मैंने लिखवा दिया है। और जो जो नहीं पूछी जाएगी वो हर्ष तुम्हारे को और लिखवा देगा। ठीक है ना? आरबीसी के बाद में लिखोगे डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स।
लिख लिया? देखो इधर, ज्यादा कुछ नहीं करना हमारे को इसके अंदर। पहली बात तो ये कि डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, आरबीसी को क्या बोलते हैं, वैसे ही डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं। ठीक है, पहले अपन पढ़ चुके हैं कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार के, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, दूसरे नंबर पे इओसिनोफिल्स, तीसरे नंबर पे बेसोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट के बाद के अंदर क्या आती है, एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार की, दो प्रकार के में सबसे पहले, और दूसरे नंबर पे लिम्फोसाइट। दिक्कत यहां तक? जीवन काल की अगर बात करते हैं तो ग्रेनुलोसाइट का जीवन काल 10 आवर से लेकर 3 दिन तक रहता है, और इसका जीवन काल रहता है 100 दिन से लेकर 300 दिन तक का। न्यूट्रोफिल्स की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटोसिस यानी कि भक्षण का कार्य करती है। इओसिनोफिल्स की अगर बात करते हैं तो ये डिटॉक्सिफिकेशन, इसको बोलते हैं विषहरण का कार्य करती है। और बेसोफिल्स की अगर बात करते हैं तो सूजन वाली जगह पर रक्त का थक्का बनने से रोकना। रक्त का थक्का रोकने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसके अलावा ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन, स्टेरॉइड नहीं सेरोटोनिन का स्त्रावण करती है। अगर देखा जाए तो ये किसके समान है, मास्ट सेल के समान है। क्लियर है? अगर बात करते हैं मोनोसाइट की, मोनोसाइट भी फेगोसाइटोसिस का कार्य करती है। और लिम्फोसाइट की अगर बात करते हैं तो किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। यहां तक किसको समझ में नहीं है ये बताओ बोले, है ना? ग्रेनुलोसाइट्स की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, और उन कणों का अभिरंजन किसके आधार पर किया जा रहा है, इसी प्रकार से इनका नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, सबसे पहले आइए न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल है, उदासीन है, ना तो क्षारीय विरंजक से अभिरंजित होगी ना ही अम्लीय विरंजक से अभिरंजित होगी। ठीक है, इसीलिए नाम क्या दे दिया, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का कार्य क्या है, फेगोसाइटोसिस भक्षण। जैसे ही शरीर के अंदर कोई बाह्य पदार्थ जाएगा, उस बाह्य पदार्थ को फेगोसाइटोसिस या भक्षण करने का कार्य कौन करेगी, न्यूट्रोफिल्स। इसलिए न्यूट्रोफिल्स को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सबसे पहले अगर कोई आएगा तो उससे लड़ने के लिए कौन जाएगी, न्यूट्रोफिल्स। दूसरे नंबर पे आती है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स की आवश्यकता पड़ती है हमारे को डिटॉक्सिफिकेशन या विषरण के लिए। तीसरे नंबर पे आती है बेसोफिल्स। सूजन अगर आती है, इन्फ्लामेशन अगर आती है तो मोटा मोटा हो जाता है। जब मोटा मोटा होगा तो ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल भी टूटेगी क्योंकि साइज बढ़ेगी। तो वहां पर अगर ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज के अंदर अगर क्लोटिंग हो गई, क्योंकि टूटने पर रक्त तो निकलेगा, और रक्त निकलेगा तो क्लोटिंग भी होगी। अगर वहां पर क्लोटिंग हो गई तो वहां पर दोबारा प्योर ब्लड तो जाएगा नहीं, और प्योर ब्लड जाएगा नहीं तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी। तो नहीं पहुंचेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लामेशन वाली जगह पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, आपकी दोबारा रिकवरी हो नहीं पाएगी। इसलिए उस जगह के ऊपर, सूजन वाली जगह के ऊपर रक्त का थक्का बनने से रोकने के लिए कौन सी कोशिकाएं जाती है, ताकि वहां पर रक्त का थक्का ना बने और रक्त की आपूर्ति होती रहे। ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट वगैरह वहां पर पहुंचे, और जिस इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन या सूजन आई है, उस इन्फ्लामेशन या सूजन के कारण को नष्ट किया जा सके। क्लियर है? कई बार ऐसे ना फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो गर्म सिकाव करते हैं अपन। गर्म सिकाव इसलिए करते हैं क्योंकि गर्म सिकाव के अंदर उस संबंधित जगह पर रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है। किसकी आपूर्ति बढ़ जाती है, रक्त की आपूर्ति। सोने वाले भी ध्यान देंगे कि रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है। किसकी आपूर्ति, रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है।
तो यहां पर रख के आपूर्ति बढ़ने पर क्या पहुंचेगी, बेसोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट्स की अगर बात करते हैं तो एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते हैं। तो दो कोशिकाएं हमारे पास में, पहले है और दूसरी है मोनोसाइट। की अगर बात करते हैं तो मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स की तरह ही फेगोसाइटोसिस या भक्षण का कार्य करती है, और लिम्फोसाइट जो पहले कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पड़ी है, यहां पर भी एंटीबॉडी का निर्माण करेगी और वहां पर भी एंटीबॉडी का ही निर्माण करेगी। दिक्कत यहां तक नहीं सर। अगर क्वेश्चन और पूछा जाए आपसे, थोड़ा सा घुमाकर पूछा जाए सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, वो कौन सी होती है, और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी। जीवन काल मैंने बता दिया है, कोई नहीं पूछता तुम्हारे से, आरबीसी का जीवन काल याद रख लेना, काम चल जाएगा। क्लियर है? आपका लेवल तो सिर्फ यहीं पे खत्म हो गया कि ग्रेनुलोसाइट कौन सी रे ग्रेनुलोसाइट कौन सी, काम पूछ ले तो अब लिख दिया अपन ने, यहां पर लिख लोगे। सर आपने एक नोट में लिखवाया था कि साइनाइड कच्ची जवार खिलाने पर रूमिनेंट्स में साइनाइड विषाक्तता के आगे क्या लिखवाया है, रूमिनेंट में साइनाइड विषाक्तता हो जाती है। संदीप काजला जी, रूमिनेंट्स में साइनाइड विषाक्तता हो जाती है। फिर एंटीडोट लिखा था अपन ने, एंटीडोट नहीं लिखा साइनाइड विषाक्तता का, सोडियम सल्फाइड और सोडियम नाइट्रेट। ग्रेनुलोसाइट कौन सी है, ग्रेनुलोसाइट कौन सी याद रखना है, साथ ही साथ काम भी याद रखोगे। हाँ जी, बोल रहा था कोई।
पड़ोसियों को बोलना सोना नहीं है। क्या 2 घंटे सोना है? तो क्लास क्लास 2 घंटे, रेगुलर क्लासेस 2 घंटे ही रहेगी आपके। टाइम दे रखा हो तो मना कर देना भाई 1 घंटा लेट आएंगे। अगर किसी को टाइम दे रखा हो तो मना कर देना भाई 1 घंटे लेट आएंगे। अरे 1 घंटे लेट हुए ना, 10 बजे तो नॉर्मल जाते ही थे ना। अच्छा कल्चर की भी है क्या? कल्चर के लिए, कल्चर के लिए को कहा मैंने? हाँ नहीं, मैंने तो मेरी क्लास के लिए कहा था भाई 2 घंटे होगी। अरे सब आता है मेरे को, तुम तो बोलो क्या करवाना है, कल्चर करवा दें। इतिहास, इतिहास तो मनीष जी से बढ़िया कोई पढ़ा ही नहीं सकता, है ना। मनीष जी सर खुद राणा लाखा है। अच्छा कभी कभी उनकी क्लास 1 नंबर में चलती रहती है, मैं उधर ऑफिस में बैठा रहता हूँ, तो मैं सुनता रहता हूँ राणा लाखा, अंसा भाई, महाराणा प्रताप और पता नहीं कौन कौन, जोधा बाहिर। वो मनीष जी का काम ठीक है, दुनिया इधर की उधर हो जाए उनका सब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता कभी, उसके अंदर परिवर्तन कभी नहीं आएगा, है ना। इतिहास कभी बदलता नहीं है लेकिन अपने आप को दोहराता जरूर है। क्या होता है, क्या होता है? बहरा होता है, गहरा, डीप। अच्छा मैं सोचा डीप। क्या सुबह 7 बजे नीचे एलएससी की होती है? अच्छा ये अपना काम मेरा, या आपका काम नहीं होता क्लास कौन लेगा और कौन नहीं लेगा, ये कह देते। मेरे को कहीं तुम्हारी 2 घंटे सुबह ले लो, हम 2 घंटे तुम्हारे ले लेंगे, हमारे क्या पढ़ाना है। तो टाइम मैनेज नहीं होता ना बेसिकली, जैसे मैं हूँ, मनीष जी हैं, राउत सर हैं, तो तीनों की टाइमिंग भी तो देखनी पड़ती है ना कि पहले किसकी कौन सी क्लास आएगी और कौन फ्री रहेगा। लिख लिया? है ना। मैंने ये तो देख लिया, मनीष जी की कहानियां बहुत गौर से सुनते हो तुम, है ना। आधुनिक इतिहास, एंटरटेनमेंट थोड़ा हिसाब से ही किया करो। इसीलिए मैं तुम्हारा एंटरटेनमेंट नहीं करवाता क्योंकि मनीष जी दोनों का करवा देते हैं इससे, मेरे इससे का मनीष जी करवा जाते हैं, इसलिए मैं नहीं करवाता, इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता हूँ। थोड़ा सा यूं, बहुत तो कहां पे। क्या? अच्छा ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं। अच्छा आपको प्रॉब्लम मेरे से नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ या मैं वैसा हूँ, आपकी प्रॉब्लम पढ़ाई है, आप पढ़ के नहीं आते हो। फिर क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूं, तुम क्लास में आना बंद कर देते हो। लिख लिया रे? चलो देखो, हमने लिखा सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी तो कौन सी है, और सबसे छोटी। अगर आपसे पूछा है कि रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है तो कौन सी होती है? आकार की अगर बात करते हैं तो आकार के अंदर डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी आरबीसी होती है, और उससे छोटी प्लेटलेट्स होती है, ठीक है ना। तो डब्ल्यूबीसी की अगर बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी के अंदर चाहे बात कर लो आप मोनोसाइट की चाहे लिम्फोसाइट की, है ना, उनके अंदर भी सबसे बड़ी कौन सी है, मोनोसाइट, और सबसे छोटी कौन सी है, लिम्फोसाइट। तो अगर आपसे पूछा है कि रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और मोनोसाइट लिम्फोसाइट नहीं दे रखा होगा आपको, तो फिर क्या करके आओगे, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, यानी कि जो मोनोसाइट जो सबसे बड़ी होती है, लिम्फोसाइट जो सबसे छोटी होती है,
उस लिम्फोसाइट से भी छोटी कौन होती है ना? तो अगर पूछा जाए रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो लिम्फोसाइट नहीं करके आओगे, क्या करके आओगे? लिखो आकार, रक्त कोशिकाओं का आकार, रक्त कोशिकाओं का आकार। देखो लाइव वाले करें कि याद नहीं करते इसलिए डरते हैं, है ना? घर पे बैठ के मोबाइल में देखते हुए मैसेज टाइप करना बहुत आसान होता है है ना? देखो WBC इज ग्रेटर देन RBC इज ग्रेटर देन प्लेटलेट्स। ठीक है, नोट डाल के लिखो। रक्त की सबसे बड़ी कोशिका, 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 रक्त की सबसे बड़ी कोशिका। लिखो WBC और ब्रैकेट में लिखोगे मोनोसाइट। रक्त की सबसे बड़ी कोशिका WBC या मोनोसाइट, क्योंकि मोनोसाइट कौन सी कैटेगरी में आती है? WBC के अंदर ही आती है। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखो नोट डाल के, रक्त की सबसे छोटी कोशिका, रक्त की सबसे छोटी कोशिका, रक्त की सबसे छोटी कोशिका। लिखोगे प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। रक्त की सबसे छोटी कोशिका प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। दिक्कत कर दोगे? ठीक है, WBC की बातें इतनी है हमारे पास में। अलग अलग WBC की अगर बात करते हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल्स वगैरह के अंदर एक केंद्र के आकार और पूछेंगे आपसे, केंद्र का आकार हर्ष पढ़ा देगा फिजियोलॉजी में। हेडिंग डालो प्लेटलेट्स। शुद्ध हिंदी के अंदर इसको बिंबाणु भी कहते हैं, बिंबाणु। दूसरे नाम की अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट। और कार्य क्या रहेगा इसका? रक्त का थक्का बनाने में सहायक। लिखो जी बोस, जी बोस पहुंच गए यहीं पे। फिर किशोर जी से कर लो तो क्या दिक्कत? नंबर में भेज देता हूँ आपको। सिकनेस के लिए क्यों जाना पड़ेगा? मैटरनल लीव है नहीं तो। नहीं तो सिकनेस फिटनेस तो तब देते हैं ना जब मेडिकल पे रहते हैं। अपन मेडिकल पे थोड़ी जा रहे हैं। प्रूफ के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट दो और क्या बोलते हैं डिस्चार्ज स्लिप। हाँ तो बस वो 3 पेज वाली और बर्थ सर्टिफिकेट अगर निकाल रखा है तो। हाँ तो दोनों के दोनों भेजता हूँ मैं आपको, टेस्ट कर रहा हूँ ना। लिख लिया? तरल संयुज उत्तक हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट।
उत्तक वाला पोर्शन यहां पर हो गया कंप्लीट। अब शुरू करेंगे स्प्लैंक्नोलॉजी। क्या शुरू करेंगे? स्प्लैंक्नोलॉजी क्या होती है? आंतरिक अंगों का, आंतरिक अंगों के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पाचन तंत्र। कौन सा तंत्र? हेडिंग डालोगे पाचन तंत्र। अब तुम्हारी हरकतें ऐसी होती है और फिर तुम कहते हो कि सर डर लगता है आपसे। तुम चाहते नहीं कि मैं तुम्हारे को नॉर्मल पढ़ाऊं रे, सच्ची में नहीं चाहते तुम चाहते नहीं कि मैं सामान्य रूप से तुम्हारे को पढ़ाऊं, कि तुम्हारे को बिना डांटे बिना कुछ कहे मैं राजू खुशी पढ़ा लूं। पॉसिबल ही नहीं है ना? जब तक मैं आंखें नहीं निकालूंगा तब तक तुम शांत नहीं होगे। ऐसा ही होता है। देखो डर होना चाहिए ना, डरना जरूरी है। चलो पाचन तंत्र पहले पढ़ा है बचपन के अंदर? बचपन के अंदर पाचन तंत्र पढ़ा होगा तो सबसे पहले मुंह के बारे में पढ़ा होगा। मुंह के अंदर जीभ भी है, दांत भी है, होंठ भी है कि नहीं है? ऊपर की ओर देखोगे तो कठोर तालु, कठोर तालु के पीछे की ओर नम तालु, ऐसे। अच्छा अपने जीभ को फील करो, पहले जीभ हिला के देखो मुंह के अंदर। अरे अंदर ही ला के देख लो रे, है ना? दिख रही है जीभ? जीभ को आगे वाले इंसाइजर दांतों के टच करो, ऊपर वाले के। कर ली सबने? इंसाइजर दांतों के पीछे की तरफ चलते जाओ, ऊपर की तरफ टच करते हुए। एक स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं थोड़े थोड़े से, 2-4 स्पीड ब्रेकर हैं। जिसका नहीं होना वो बता देना मेरे को, है ना? स्पीड ब्रेकर के पीछे की तरफ जाओगे तो बिल्कुल प्लेन रोड है लेकिन हार्ड है, और उससे पीछे की तरफ जाओगे तो बिल्कुल प्लेन रोड है लेकिन सॉफ्ट है। इंसाइजर दांतों के पीछे से लेकर जहां तक सॉफ्ट रोड शुरू हुई है उसके बीच के पार्ट को हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। क्या बोलते हैं? और उस कठोर रोड के पीछे की तरफ जो सॉफ्ट रोड आ रही है वो उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट। लार ग्रंथियां हमारे अंदर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथियों की श्रेणी के अंतर्गत आती है। किसके अंदर? लार ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? मीरोग्राइन, एपोग्राइन, होलोग्राइन? कौन से प्रकार की? मीरोग्राइन प्रकार की होती है, ठीक है ना? लार ग्रंथियों से नलिकाएं निकलती है, तभी तो अपन ने इनको बहिस्रावी कहा है। वो नलिकाएं कहां पर आकर खुलती है? मुख गुहा के अंदर। और मुख गुहा के अंदर लार का क्या हो जाता है? सीक्रेशन हो जाता है। ये सीक्रेशन तभी होगा जब आप खाना खाओगे, या फिर आपको बहुत तेज भूख लग रही है और कोई समोसा ला के रख दे, तो भी लार का श्रावण होने लग जाएगा। ऐसा ही होगा। फिर आप इस भोजन को चबाओगे दांतों के द्वारा, चबाने के बाद में इस भोजन को निगलोगे, और निगलोगे उस भोजन को हम बोलेंगे बोलस। क्या बोलेंगे? तो जब मुंह के अंदर जो भोजन है प्लस लार है उसको मिक्स किया हुआ और चबाया हुआ जो भोजन जो आप निगलोगे वो क्या कहलाएगा? बोलस। ठीक है, ये बोलस गया फेरिंग्स के अंदर। किसके अंदर? फेरिंग्स। ग्रसनी की अगर बात करते हैं तो ग्रसनी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन भाग है ना? आप जैसे कांच के अंदर देखना, गले के अंदर एक नीचे की तरफ घंटी सी लटकी हो रही है, उसके पीछे की तरफ वाले पोर्शन की अगर बात करते हैं तो वो होता है फेरिंग्स। सांस भी उधर से ही जा रही है और खाना भी उधर से ही जा रहा है, ठीक है? सांस लेते टाइम पे आप खाना नहीं निगल सकते और खाना निगलते टाइम पे आप सांस नहीं ले सकते। भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी। दोनों एक साथ हो जाती मान लो तो क्या होता? उस केस के अंदर जो खाना है वो श्वास नली के द्वारा लंग्स के अंदर पहुंच जाता। खाने को जाना कहां पर था? पेट में, आमाशय में। और आमाशय की जगह जाकर वो कहां पर जा रहा है? लंग्स के अंदर। और लंग्स के अंदर वो किसी काम का नहीं है, संक्रमण ही पैदा करता है ना? इसलिए भगवान ने पहले, भगवान को पता तुम करोगे ये कोशिश, इसलिए भगवान ने पहले सिस्टम सेट करके दिया कि एक टाइम पे या तो आप खाना ही निकल सकते हो या एक सांस ही ले सकते हो। अगर दोनों एक साथ करने की कोशिश करोगे तो आपको खांसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? खांसी। और आपको पता है जब खांसी आती है तो फेफड़ों के अंदर से हवा तेजी से बाहर की तरफ निकलती है, तो जो कुछ गले के अंदर फंसा होगा, श्वास नली के अंदर फंसा होगा, वो उस तेज हवा के बहाव के साथ में क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है? फेरिंग्स के अंदर से, फेरिंग्स को जोड़ रखा भगवान ने एक ट्यूब जैसी संरचना के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस या ग्रसनी, ग्रसिका। क्या बोलते हैं? थोड़ा सा हिंदी एडजस्ट कर लेना थोड़ी सी, है ना? कभी ग्रसनी ग्रसिका इधर उधर हो जाए तो। ईसोफेगस और फेरिंग्स, ठीक है? ईसोफेगस निकली यहां से, पहले गर्दन के अंदर होके गई, गर्दन के बाद में वक्ष गुहा के अंदर, वक्ष गुहा के बाद में उदर गुहा में प्रवेश करी, और उदर गुहा के अंदर क्या रखा हुआ है? आमाशय। क्या रखा हुआ है? आमाशय।
हमारे आमाशय की अगर बात करते हैं तो हमारे आमाशय के अंदर एक ही भाग है जिसको हम आमाशय ही बोलते हैं, लेकिन अगर बात करते हैं रूमिनेंट्स की तो 4 भाग है, सूडो रूमिनेंट की तो 3 भाग, रोमन रेटिकुलम ओमेजम ओबोमेजम, सूडो रूमिनेंट्स के अंदर ओमेजम अनुपस्थित। रूमिनेंट्स की बात करते हैं पहले, क्योंकि अपने पास में गाय में से सबसे ज्यादा है। गाय ने जो चारा खाया था उस चारे को उसने ले गया कहां पर, रूमन के अंदर। पहले रूमन के अंदर से चारा वापस आएगा इसोफेगस के द्वारा मुख गुहा के अंदर। कब कहां पर आएगा, मुख गुहा के अंदर। अब बेटी बेटी गाय करेगी जुगाली। क्या करेगी, जुगाली करेगी। जुगाली करने के बाद में खाने को अच्छी तरीके से पीसा जाएगा, लार को और अधिक मिक्स किया जाएगा, और फिर ये खाना वापस से किसके अंदर जाएगा, रेटिकुलम के अंदर। किसके अंदर, रेटिकुलम के अंदर। तो जो इसोफेगस वाला पोर्शन है ना, जो यहां से जा रही है भोजन नली, वो रूमन और रेटिकुलम के जंक्शन पर खुलती है। एक तरफ चली जाती, मान लो रूमन में ही चली जाती, तो खाना वापस ऊपर तो आ जाता रूमन से, लेकिन फिर रेटिकुलम में थोड़ी जाता, वो वापस रूमन में चले जाता। हमारे को खाना रूमन से तो वापस लेकर आना है, और वापस कहां पर भेजना, चबाने के बाद में रेटिकुलम के अंदर। तो एक इसोफिजियल ग्रुव पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसोफिजियल ग्रुव। ये ग्रुव डिसाइड करती है कि खाना किधर की तरफ जाएगा और किधर की तरफ नहीं जाएगा। पहली बार में चबा रहे हो तो रूमन की तरफ जाएगी, दूसरी बार में अंदर की तरफ ले रहे हो तो रेटिकुलम के। रेटिकुलम से फिर वो पहुंचेगा अब ओमेजम के, पहले ओमेजम के अंदर, और ओमेजम से फिर पहुंचेगा अब ओमेजम के अंदर। हमारे अंदर अगर बात करते हैं तो हमारे अंदर पाचन के लिए किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस नहीं पाए जाते, लेकिन रूमिनेंट्स के अंदर जो पाचन होता है वो किण्वन या फर्मेंटेशन के द्वारा होता है, और किण्वन और फर्मेंटेशन के लिए क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया। क्या होते हैं, बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया कहां पर पाए जाते हैं, रूमन के अंदर। ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं पाचक एंजाइम्स की, तो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं कहां पर, अबोमेजम के अंदर। कहां पर, अबोमेजम। इसलिए अबोमेजम को सत्य आमाशय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सत्य आमाशय। तो अबोमेजम को सत्य आमाशय बोलने का सिर्फ एक ही कारण है कि पाचक एंजाइम पाए जा रहे हैं वहां पर, और हमारे अंदर भी क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम। तो हमारे जैसा आमाशय की अगर बात करें तो वो रूमिनेंट्स के अंदर कौन सा है, अबोमेजम है। इसीलिए अबोमेजम को क्या बोलते हैं, सत्य आमाशय। आमाशय के अंदर अगर बात करते हैं तो आमाशय के आधार पर पशुओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया, रूमिनेंट्स, सूडो रूमिनेंट्स और नॉन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स की अगर बात करते हैं तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी। इसके अलावा हिरण, जिराफ, नीलगाय और याक, ये भी रूमिनेंट्स की श्रेणी के अंदर आते हैं। सूडो रूमिनेंट्स की अगर बात करते हैं तो आमाशय के अंदर 3 ही कक्ष पाए जाएंगे, रूमन, रेटिकुलम और अबोमेजम। ठीक है, ओमेजम यहां पर नहीं पाया जाएगा। मोनोगेस्ट्रिक एनिमल्स की अगर बात करते हैं तो अरोमंथी पशुओं की अगर बात करते हैं तो आमाशय के अंदर सिर्फ एक ही कक्ष पाया जाएगा, और उस एक कक्ष को अपन सिर्फ आमाशय ही बोलेंगे, सिंपल स्टोमक, साधारण आमाशय। क्लियर। आमाशय नीचे की तरफ जुड़ा रहेगा इंटेस्टाइन से। किससे, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, छोटी आंत और, छोटी आंत को छोटी इसलिए कहा क्योंकि उसका व्यास कम है। जो गोलाई होती है ना, एक तो मोटा पाइप और एक छोटा पाइप। मोटा पाइप जैसे 1 इंच वाला, छोटा पाइप आधे इंच का, तो वो व्यास है वो छोटी आंत का छोटा है, बड़ी आंत का बड़ा है, इसीलिए छोटी आंत बड़ी आंत का नाम दिया गया। लेकिन अगर लंबाई की बात करते हैं, ओवरऑल लेंथ की बात करते हैं, तो छोटी आंत की लंबाई और बड़ी आंत की लंबाई। क्लियर है। छोटी आंत की अगर बात करते हैं तो उसके 3 भाग हैं, ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम। और बड़ी आंत के भी 3 भाग है, सीकन, कोलन और, कैसे कैसे होती है इन सबकी बातें करनी है। ये तो हो गई पाचन तंत्र के मुख्य अंगों की बातें, जिसके अंदर माउथ आता है, फेरिंग्स आती है, इसोफेगस आती है, स्टोमक आता है और इंटेस्टाइन आती है। 5 नाम है। लेकिन इसके अलावा सहायक अंग भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें, दांत हो गए आपके, जीभ हो गई, इसके अलावा लार ग्रंथियां हो गई, यकृत हो गया, पेंक्रियाज हो गया, गाल ब्लेडर हो गया। ये सारे के सारे कौन सा आते हैं, सहायक अंगों की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो पाचन तंत्र के मुख्य अंग भी पढ़ने हैं और पाचन तंत्र के हमारे को। क्लियर। ठीक है, हेडिंग डाली है अपन ने पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के मुख्य अंगों की अगर बात करते हैं, मुख्य अंग सबसे पहले क्या आता है, मुख या माउथ। दूसरे नंबर पे ग्रसनी, ग्रसनी को बोलते हैं फेरिंग्स। तीसरे नंबर पे आता है ग्रसिका, ग्रसिका को बोलते हैं इसोफेगस। ग्रसिका के बाद में आता है स्टोमक, आमाशय, आमाशय को बोलते हैं स्टोमक। और आमाशय के बाद में आती है आंत, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, सहायक अंगों की अगर बात करते हैं हम यहां पर,
ये तो हो गए मुख्य अंग। सहायक अंगों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं दांत, इसको बोलते हैं टीथ। दूसरे नंबर पे आती है जीभ, इसको बोलते हैं टंग। तीसरे नंबर पे आती है लार ग्रंथियां, इनको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के बाद में बात करते हैं तो यकृत, इसको बोलेंगे लीवर। इसके अलावा आता है पित्ताशय, इसको बोलेंगे गाल ब्लैडर। और गाल ब्लैडर के बाद में अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आता है अग्नाशय, इसको बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं? इसके अलावा स्प्लीन भी पढ़ लेंगे अपन, प्लीहा। बेसिकली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, ठीक है, वापिस से चार नाम उधर से एक नाम इधर से, कौन सा पाचन तंत्र का मुख्य भाग नहीं है? क्लियर? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस सीक्वेंस के अंदर लिखा है उसी सीक्वेंस के अंदर हमारे को पढ़ना है। सबसे पहले माउथ की बात करेंगे, फिर ग्रसनी की, उसके बाद में ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर आंत, और इसी सीक्वेंस के अंदर सहायक अंगों के बारे में पढ़ना है। क्लियर है? उतारो ऐसे कैसे। सर वीडियो स्टॉप हो गया, लग तो नहीं रहा और आवाज भी नहीं आ रही। तुम्हें ही है ये प्रॉब्लम भाई। अभिषेक नागर जी, नेटवर्क चेक कीजिए। लाइव क्लास लो ना, तो वो रिचार्ज थोड़ा बढ़िया वाला करवाया करो, डेटा बहुत खाता अपना वीडियो। नेटवर्क प्रॉब्लम है इनके, बिल्कुल सही कहा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बिना बोले लिखना होता है, हाथों से लिखते हैं, मुंह से कोई नहीं लिखता यार। कितनी बार बताना पड़ता है तुम्हारे को, समझ में नहीं आती तुम्हारे को। अच्छा, नीचे बेंच वाली शिकायत कर रही थी कि सर जल्दी पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ लगता है क्या आपको? आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज पढ़ा रहे हैं अपन? बोल देना तुम्हारे को लगे तो। फिर ये बोलना शुरू करूंगा, पाचन तंत्र के 5 भाग होते हैं, सबसे पहले लिखो मुख्य। इतना तो होना चाहिए रे यार। तुम दोनों को दिख जाता है इधर से? लिखने के बाद में हेडिंग डालोगे माउथ।
लिख लिया? हेडिंग डालोगे माउथ या मुख? माउथ या मुख? तभी सोचो मेरे को गर्मी क्यों लग रही है। देखो इधर, देखो रे, देखो इधर। मन की आंखों से देखने की कोशिश करोगे तो सब कुछ दिखेगा आपको। देखो मन की आंखों से गाय खड़ी हुई है, दिख रही है? आपकी तरफ मुंह खड़ा कर रखी है, घास नहीं लेके आए लेकिन फिर भी आपकी तरफ मुंह। अगली का मूड अच्छा है इसलिए, बारिश हो रही है तो घास वास से पेट भरा हुआ है, आज को जरूरत नहीं है, इसलिए आपकी तरफ मुंह करके खड़ी हुई है। देखो दोनों सींग दिख रहे हैं, सींग के दोनों तरफ कान, सींग के नीचे की तरफ दो आंखें, दो नासा छिद्र, ऊपर वाला होंठ, नीचे वाला होंठ। गाय थोड़ी सी मुस्कुराई, मुस्कुराने के बाद में दांत दिखे, ऊपर की तरफ दांत दिखे। किसको दिखे? ऐसे ही। किस किस को दिखे थे ये बताओ मेरे को पहले। दिख गए थे? वापिस से, वापिस से। गाय मुस्कुराई, दांत दिखे, ऊपर की तरफ दिखे, नीचे की तरफ दिखे। इसका मतलब ऊपर की तरफ दांत, नीचे की तरफ दांत, नीचे वाले दांतों के पीछे की तरफ चलो मैंडिबल में। गाय ने मुंह खोला है, आपको क्या दिख रही है? जी। क्या दिख रही है? दिख रही है सबको? किसको नहीं दिख रही? दिख गई सबको? वापिस से। गाय के दोनों नासा छिद्र देखो, दोनों नासा छिद्रों के बीच में देखो, ऊपर के होंठ के ऊपर की तरफ देखो, और दोनों नासा छिद्रों के बीच में देखो काला काला दिख रहा है। मन की आंखों से देखोगे तो पानी की बूंदे भी दिखेगी, दिख रही है? चलो सबसे पहले बात कर रहे हैं माउथ की। अब सुन लो रे, गाय के अंदर अगर बात करते हैं, कैटल के अंदर अगर बात करते हैं तो ऊपरी होंठ का ऊपरी भाग और दोनों नासा छिद्रों के बीच में क्रेटिन युक्त काला स्थान पाया जाता है। क्रेटिन युक्त काला स्थान, और इस काले स्थान को हम क्या बोलते हैं? मजल। दूसरा नाम है फ्लेनम। क्या बोलेंगे? मजल या फ्लेनम। मजल या फ्लेनम के ऊपर एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है जिनको बोलते हैं नेजोलेबियल ग्लैंड्स। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? नेजोलेबियल ग्रंथियां। और इन नेजोलेबियल ग्रंथियों के स्त्रावण के कारण इन मजल कैसा रहता है? नम रहता है, गीला रहता है। ठीक है? इस मजल का उपयोग बेसिकली अपन करते हैं फील्ड प्रैक्टिस के अंदर, जब हमारे को पता करना होता है कि बुखार है कि नहीं है। अगर ये मजल आपका सूखा हुआ है इसका मतलब जानवर का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है, और अगर ये गीला है तो इसका मतलब टेम्परेचर नॉर्मल है। क्लियर है? दिक्कत यहां तक किसी को नहीं? चलो आगे चलते हैं। गाय की जगह घोड़े को रिप्लेस करो। दिख रहा है घोड़ा? मन की आंखों से दिख रहा है? घोड़े की अगर बात करते हैं तो घोड़े का जो मजल होता है वो केराटिन विहीन होता है। कैसा होता है? केराटिन विहीन। जबकि गाय का कैसा होता है? केराटिन युक्त होता है। ठीक है? तो घोड़े के अंदर जो मसल होता है, मजल होता है, वो बेसिकली केराटिन विहीन होता है। और जैसे हमारे अंदर यहाँ पर देखोगे नाक के नीचे की तरफ खांच पाई जा रही है, ये वाली पाई जा रही है ना, ये खांच घोड़े के अंदर भी पाई जाएगी, जिसको हम बोलेंगे फिल्ट्रम। क्या बोलेंगे? आपकी बुक्स के अंदर लिख रखा है कि घोड़े के मजल को फिल्ट्रम कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो खांच बेसिकली पाई जा रही है उस खांच को अपन क्या बोलते हैं? फिल्ट्रम। जिनको नींद आ रही है ना, मुंह धो के आ जाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैंने कहा ना क्लास से जाने के लिए आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, मुंह धोना हो, चाय पीनी हो और कुछ। तो घोड़े के मजल की अगर बात करते हैं तो घोड़े के मजल के बीच में खांच पाई जाएगी और क्रिएटिन मेन रहेगा। खांच को अपन क्या बोलेंगे? दिक्कत यहां तक नहीं सर? अब बात करते हैं पैलेट की। पैलेट को हम बोलते हैं तालू। क्या बोलते हैं? तालू होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार के में सबसे पहले आता है हार्ड पैलेट और दूसरा आता है सॉफ्ट पैलेट। ऊपरी जबड़े का निर्माण कौन सी दो अस्थियां करती हैं?
मैक्सिला और प्रीमैक्सिला। तो ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो तालू हमारे ऊपर की तरफ मिलेगा, दोनों ऊपर वाले दांतों के बीच में, और बीच के अंदर भी एक। तो दोनों साइड के अंदर तो कौन सी बोन है, मैक्सिला और प्रीमैक्सिला, और बीच के अंदर कौन सी है, पैलेटाइन। कौन सी है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ड पैलेट का निर्माण कौन सी अस्थियों से होता है, तो मैक्सिला, प्रीमैक्सिला और पैलेटाइन। कौन सी होती है? पैलेटाइन। ठीक है। ऊपरी जबड़े के अंदर इंसाइजर दांत होते हैं एब्सेंट। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। उनके स्थान पर क्या मिलेंगे? दो डेंटल पैड मिलेंगे। किसके अंदर मिलेंगे? गाय के अंदर। जहां तक किसी जानवर का नाम नहीं लिख रहा वहां तक आप इसको क्या मान के चलोगे? गाय। तो रुमिनेंट्स की अगर बात करते हैं तो रुमिनेंट्स के अंदर ऊपर वाले जबड़े के अंदर इंसाइजर दांत एब्सेंट होते हैं, और उन इंसाइजर दांतों के स्थान पर क्या पाया जाता है? डेंटल पैड, एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का। दिक्कत यहां तक नहीं? ठीक है। इसी की अगर बात करते हैं हम थोड़ी सी, किसकी? हार्ड पैलेट की। जैसे आपके अंदर स्पीड ब्रेकर पाए गए थे, मिले थे ना स्पीड ब्रेकर, है ना? आप फील कर लो, चाहे दांतों के पीछे की तरफ अगर जीभ को ऊपर की तरफ टच करते हुए लेके आओगे तो ऐसे गड्ढे गड्ढे से बने हुए हैं। इनको बोलते हैं ट्रांसफर ग्रूव। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स ग्रूव, अनुप्रस्थ खांच बोलते हैं इसको। संख्या के अंदर अगर बात करते हैं तो ये होती है 15 से 19। कितनी होती है? 15 से 19। पाई किस में जाएगी? हार्ड पैलेट के अंदर। ठीक है। सॉफ्ट पैलेट नाम से पता लग रहा है कैसा होगा? सॉफ्ट, मसल्स का बना होगा। ठीक है। दिक्कत यहां तक नहीं? नहीं? चले आगे। ठीक है, चलेंगे इससे आगे। पहले ये लिखो, हेडिंग डाली अपन ने, माउथ। लिखो इसके अंदर ऊपरी होंठ का ऊपरी भाग, ऊपरी होंठ का ऊपरी भाग, ऊपरी होंठ का ऊपरी भाग तथा दोनों नासा छिद्रों के बीच में, ऊपरी होंठ का ऊपरी भाग तथा दोनों नासा छिद्रों, नासा छिद्रों का मतलब नाक के छेद, दोनों नासा छिद्रों के बीच में, ऊपरी होंठ का ऊपरी भाग तथा दोनों नासा छिद्रों के बीच में केराटिन युक्त काला स्थान पाया जाता है। दोनों नासा छिद्रों के बीच में केराटिन युक्त काला स्थान पाया जाता है। केराटिन युक्त काला स्थान पाया जाता है। केराटिन युक्त काला स्थान पाया जाता है जिसे ऊपरी होंठ का ऊपरी भाग तथा दोनों नासा छिद्रों के बीच में केराटिन युक्त काला स्थान पाया जाता है जिसे मजल या फ्लेनम कहते हैं। जिसे मजल या फ्लेनम, सबसे ऊपर देखो, जिसे मजल या फ्लेनम कहते हैं, जिसे मजल या फ्लेनम कहते हैं। ये लिख रहा, जिसे मजल या फ्लेनम कहते हैं। कह दिया। ग्रंथियां कौन सी पाई जाएगी? और इस नेजोलेबियल ग्रंथियों के कारण ये कैसा रहेगा? लिखो, इसमें नेजोलेबियल ग्रंथियां पाई जाती है, इसमें नेजोलेबियल ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसमें नेजोलेबियल ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसमें नेजोलेबियल ग्रंथियां पाई जाती हैं, नेजोलेबियल ग्रंथियां पाई जाती है जिससे 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 मजल नम रहता है। नेजोलेबियल ग्रंथियां पाई जाती है जिससे मजल नम रहता है, जिससे मजल नम रहता है। क्या रहता है? नम। क्लियर? नोट डाल के लिखो। घोड़े में मजल केराटिन विहीन होता है। घोड़े में मजल केराटिन विहीन होता है। घोड़े में मजल केराटिन विहीन होता है।
घोड़े में मजल केराटिन विहीन होता है। घोड़े में मजल केराटिन विहीन होता है तथा इसके मध्य में तथा इसके मध्य में तथा इसके मध्य में खांच पाई जाती है। तथा इसके मध्य में खांच पाई जाती है। तथा इसके मध्य में खांच पाई जाती है जिसे फिल्ट्रम कहते हैं। तथा इसके मध्य में खांच पाई जाती है जिसे फिल्ट्रम कहते हैं। जिसे फिल्ट्रम कहते हैं। क्या कहेंगे? फिल्ट्रम। दिक्कत यहां तक? तो गाय के अंदर भी मजल केराटिन युक्त होगा लेकिन घोड़े के अंदर केराटिन भी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये तो हो गई मजल की बातें। ठीक है, हेडिंग डालो पैलेट। पैलेट या तालू। पैलेट या तालू। पैलेट या तालू लिखो, दो प्रकार का। दो प्रकार का। कितने प्रकार का? सबसे पहले हार्ड पैलेट। नंबर 1 लिखो, हार्ड पैलेट। नंबर 1 लिखोगे हार्ड पैलेट, कठोर तालू। नंबर 1 लिखोगे हार्ड पैलेट या कठोर तालू। हार्ड पैलेट या कठोर तालू कौन से अस्थियों से मिलकर बनेगा? लिखो सबसे पहले लाइन, मैक्सिला, प्रीमैक्सिला तथा पैलेटाइन अस्थि से मिलकर बनता है। सबसे पहली लाइन, मैक्सिला, प्रीमैक्सिला तथा पैलेटाइन। मैक्सिला, प्रीमैक्सिला तथा पैलेटाइन अस्थि से मिलकर बनता है। मैक्सिला, प्रीमैक्सिला तथा पैलेटाइन अस्थि से मिलकर बनता है। मैक्सिला, प्रीमैक्सिला तथा पैलेटाइन अस्थि से मिलकर बनता है। मैक्सिला, प्रीमैक्सिला तथा पैलेटाइन अस्थि से मिलकर बनता है। पहली बात। ठीक है, दूसरी बात लिखो, इसके अग्रभाग पर, इसके अग्रभाग पर, इसके अग्रभाग पर इंसाइजर दांत अनुपस्थित होते हैं। 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 इसके स्थान पर, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर दो डेंटल पैड पाए जाते हैं। इसके स्थान पर दो डेंटल पैड पाए जाते हैं। इसके स्थान पर दो डेंटल पैड पाए जाते हैं। इसके स्थान पर दो डेंटल पैड पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो, 15 से 19 अनुप्रस्थ खांच उपस्थित। हमारे अंदर तो 5-6 होती है लेकिन इनके अंदर कितनी होती है? 15 से 19। हमारा जबड़ा तो छोटा सा है लेकिन इनके अंदर लंबा है। हार्ड पैलेट में लिखना है ट्रांसफर ग्रूव या अनुप्रस्थ खांच। 15 से 19 उपस्थित। पंद्रह से 19 अनुप्रस्थ खांच। ये जो स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं ना, इसके जस्ट पीछे की तरफ हार्ड पैलेट में ऐसे ऐसी संरचनाएं पाई जाती है, ऐसी खांच। तो ये जो खांच है, इन खांच की संख्या कितनी होती है? 15 से 19। और क्या बोलते हैं इनको? अनुप्रस्थ खांच बोलते हैं। लिख लिया? 15 से 19 अनुप्रस्थ खांच उपस्थित। तो गाय के अंदर अनुप्रस्थ खांचों की संख्या कितनी होती है? 15 से 19। नेक्स्ट लिखो सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट।
सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, नम तालु, नरम तालु रे, सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट की अगर बात करते हैं तो ये मुख को किससे जोड़ेगी? फेरिंक्स से। मध्य उपस्थित, लिखो सबसे पहले मुख तथा फेरिंक्स ग्रसनी का मध्य भाग मुख तथा ग्रसनी, ग्रसनी ना, फेरिंक्स का मध्य भाग होती है। मुख तथा ग्रसनी का मध्य भाग होती, लिख लिया? ठीक है। आपने अगर मुंह खोल के देखा हो, कभी नहीं देखा हो तो आप जाके देख लेना, पीछे की तरफ गले के अंदर एक घंटी नुमा संरचना लटकी हुई है, देखिए? नहीं देखी? आज देख लेना कांच के अंदर जाके, मुंह खोल के देखना। आप करने की कोशिश करोगे तो थोड़ी छोटी हो जाएगी, नॉर्मल में अच्छी तरीके से लटकी हुई दिखेगी आपको। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यूला। क्या बोलते हैं? है ना? अरे प्रॉपर टर्म काम में लेंगे अपन, क्या बोलेंगे? यूला। अच्छा कोई नहीं पूछेगा ये आपसे, मेरे को पता कोई नहीं पूछेगा, लेकिन बुक्स के अंदर दे रखा है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। इस यूला का काम होता है, इसके अंदर बेसिकली ग्लैंड्स पाई जाती है जिससे तरल पदार्थ का सिक्रेशन होता है, जिससे फेरिंग्स नम बनी रहती है। कई बार ऐसा ना गर्मियां ज्यादा रहती है तो इसे गला सूख जाता है पूरा पूरा, है ना? तो वो उस टाइम पर इसका सिक्रेशन, अब टेम्परेचर हाई होने के कारण पदार्थ तो जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो रहा है, लेकिन इसका सिक्रेशन तो लिमिटेड ही रहेगा, इस कारण वो सुखाऊपन। तो फेरिंग्स के अंदर गीलापन या ड्राइनेस को रोकने का काम कौन करती है? यूला। याद रख लोगे या लिखोगे? नोट डाल के लिखो, यूला, यूवुला। यूवुला। देखो सॉफ्ट पैलेट के बीच में लटकी हुई घंटीनुमा संरचना, सॉफ्ट पैलेट के बीच में लटकी हुई घंटीनुमा संरचना, सॉफ्ट पैलेट के बीच में लटकी हुई घंटीनुमा संरचना, सॉफ्ट पैलेट के बीच में लटकी हुई घंटीनुमा संरचना जिसके स्त्रावण के कारण, जिसके स्त्रावण के कारण, जिसके स्त्रावण के कारण फेरिंग्स या ग्रसनी नम रहती है, जिसके स्रावण के कारण फेरिंग्स या ग्रसनी नम रहती है, जिसके स्रावण के कारण फेरिंग्स या ग्रसनी नम रहती है, क्या कहलाएगी? यूला। ठीक है, चलो मुंह की बातें कर रहे हैं अपन। लार ग्रंथि हमारे अंदर पाई जाती है, बहिस्त्रावी होती है, अंतःस्त्रावी होती है। बहिस्त्रावी यानी लार ग्रंथियों से नलिकाएं निकलेगी जो मुंह के अंदर जाकर ओपन होगी। मुंह के जाकर अंदर ओपन होगी तो इसके अंदर कोई तो जगह पाई जाएगी जहां पर जो ओपन होगी, एक नाम आता है पेपिला स्लाइवेलिस और एक का नाम आता है सबलिंगुअल कोरंकल। पहला नाम तो क्या है? पेपिला सलाइवेलिस, और दूसरा नाम है सबलिंगुअल कोरंकल। सेकंड मोलर टीथ के पीछे की ओर ये पाई जाती है थर्ड इंसाइजर दांत।
के अंदर की तरफ, दोनों ओर, किसके? फ्रेनम लिंगवी के। सुन लो रे, सुन लो। इसे क्या हो गया? मन नहीं लग रहा? नहीं लग रहा तो बाहर घूमे हो यार। भूख लग रही है तो खाना खा लो, लेके आया करो। तो फिर शिवाले वाले खाना वाना नहीं खिलाते, कभी कभी कोल्ड ड्रिंक समोसे वगैरह। जब तुम्हारा कोर्स खत्म होगा ना, सुन लो, जब तुम्हारा कोर्स खत्म होगा, मेरी तरफ से पार्टी। अच्छी के नाम पे क्या खाना? अच्छा, पार्टी देते टाइम मैं तुम्हारे से ही पूछता हूँ कि क्या खाओगे। किसका पे? पिछली बार क्या खाया था? ओनली कोल्ड ड्रिंक थी, समोसे नहीं थे? फिर तो दूसरी पार्टी में रह गए फिर। अच्छा, जो पहले ले चुके हैं वो दोबारा नहीं लेंगे? अच्छा, जैसे ही सिलेबस खत्म होगा मेरी तरफ से पार्टी रहती है हर बैच के लिए ना, हर बैच के अंदर जो तुम्हारी इच्छा हो बता देना, वे साहब ये खाएंगे। चोरमाटे को भंडारा थोड़ी कर रहे हैं, हलवाई थोड़ी बुलाएंगे यहाँ पर, है ना। अब सोच लेना आराम से, अभी तक तो 7 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं। इधर देखो, इधर अब वापस आ जाओ। लार ग्रंथियों की अगर बात करते हैं तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। एक होती है पैरोटिड, एक होती है मैंडिबुलर, एक होती है सबलिंगुअल। कुत्ते के अंदर एक्स्ट्रा लार ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं जाइगोमेटिक। ठीक है। पैरोटिड ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो पैरोटिड ग्रंथि से एक नलिका निकलती है जिसको बोलते हैं वार्टन डक्ट। क्या बोलते हैं? और उससे निकलती है स्टेनसस डक्ट। आगे लिख लेंगे लार ग्रंथि जब पढ़ेंगे वहां पर, है ना। पेपिला सलाइवलिस की अगर बात करते हैं तो पोजीशन समझो तुम तो। मोलर दांत सबसे लास्ट के अंदर है। मोलर दांत की संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3। तो जो बीच वाला मोलर दांत है, बीच वाला मतलब सेकंड वाला हो गया, सेकंड मोलर दांत के एक तो अंदर की तरफ जिधर की तरफ जीभ है, और एक इधर की तरफ जिधर की तरफ गाल है अपना। तो गाल वाले हिस्से की तरफ यहां पर एक पेपिला पाई जाएगी जिसको नाम क्या देंगे? पेपिला सलाइवलिस। पोजीशन समझ में आई? सेकंड मोलर दांत के पीछे की तरफ। क्लियर? ठीक है। सबलिंगुअल कोरंगल की अगर बात करते हैं तो मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्रंथियां हैं वो एक कॉमन नलिका के द्वारा खुलती है सबलिंगुअल कोरंगल के ऊपर, है ना। आप कभी जाके देखना कांच के अंदर, खुद के अंदर जो जीभ है, ये जीभ नीचे की तरफ जुड़ी हुई है फोल्ड के द्वारा, है ना। देखना ये फोल्ड, इस फोल्ड को हम बोलते हैं फ्रेनम लिंग्वी। क्या बोलते हैं? इस फ्रेनम लिंग्वी के दोनों तरफ, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी, यहाँ पर मतलब जीभ के इधर और इधर की तरफ 2 बड़ी बड़ी पेपिला पाई जाती है। उन बड़ी बड़ी पेपिलाओं को क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल कोरंगल। पोजीशन की अगर बात करें तो तीसरा इंसाइजर जो होगा उसके पीछे की तरफ और फ्रेनम लिंग्वी के दोनों तरफ 2 पेपिला मिलेगी आपको, है ना। कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि अचानक से भूख तेज लग रही होती है, फिर गर्मा गर्म समोसे आ गए, जैसे आपने मुंह खोला लार का फंवारा आता है। अरे नॉर्मल है, ऐसा कोई बड़ी बात होता है ना कभी। अब तुम सोचते हो कि लार आई कहां से? वो लार आती है सबलिंगुअल कोरंगल से। ठीक है ना। हेडिंग डालो पेपिला सलाइवलिस। हेडिंग डालो पेपिला सलाइवलिस। फोन पे कर देंगे। अच्छा, और देखो ऑनलाइन वाले क्या कहते हैं, बोले सर हम क्या पार्टी तो ले नहीं पाएंगे, तो आप तो हमारे डायरेक्ट ही फोन पे कर देना। पार्टी लेनी हो तो आ जाना भाई। ऑनलाइन वालों को पार्टी चाहिए तो ऑफलाइन क्लास के अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे। हेडिंग डालो पेपिला सलाइवलिस। लिखो इसके अंदर सेकंड मोलर दांत के पीछे की ओर। लिखो सेकंड मोलर दांत के पीछे की ओर। सेकंड मोलर दांत के पीछे की ओर। सेकंड मोलर दांत के पीछे की ओर पैरोटिड लार ग्रंथि की नलिका आकर खुलती है। सेकंड मोलर दांत के पीछे की ओर पैरोटिड लार ग्रंथि, लार ग्रंथि का भी नाम लिख देता हूं, पैरोटिड लार ग्रंथि की नलिका आकर खुलती है। पैरोटिड लार ग्रंथि की नलिका आकर खुलती है।
पैरोटिड लार ग्रंथि की नलिका आकर खुलती है। इस जगह को ही अपन क्या बोलेंगे? पेपिला सलाइवलिस। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो सबलिंगुअल कोरंकल। सबलिंगुअल कोरंकल, सबलिंगुअल कोरंकल, सबलिंगुअल कोरंकल। लाइव वाले कह रहे हैं कि सर मिस्टर इंडिया वाले समोसे और कोल्ड ड्रिंक मंगा दो आप, हमारे को दिखाई नहीं दे। सबलिंगुअल कोरंकल कहां पर पाई जाएगी? थर्ड इंसाइजर दांत के पीछे की ओर और फ्रेनल लिंग्वी के दोनों ओर। लिखो, थर्ड इंसाइजर दांत के पीछे की ओर, थर्ड इंसाइजर दांत के पीछे की ओर, थर्ड इंसाइजर दांत के अंदर मतलब पीछे ही हो गया, उसके पीछे की ओर तथा फ्रेनम लिंग्वी के दोनों ओर, तथा फ्रेनम लिंग्वी के दोनों ओर, तथा फ्रेनम लिंग्वी, तथा फ्रेनम लिंग्वी के दोनों ओर, तथा फ्रेनम लिंग्वी के दोनों ओर बड़ी पेपिला पाई जाती है, बड़ी पेपिला पाई जाती है। फ्रेनम लिंग्वी के दोनों ओर बड़ी पेपिला पाई जाती है, जिसमें जिसमें लार ग्रंथियों के नाम लिखोगे, मैंडिबुलर तथा सबलिंगुअल, मैंडिबुलर तथा सबलिंगुअल लार ग्रंथि की नलिका आकर खुलती है। मैंडिबुलर तथा सबलिंगुअल लार ग्रंथि की नलिका आकर खुलती है थर्ड इंसाइजर दांत के पीछे की ओर तथा फ्रेनम लिंग्वी के दोनों ओर, तथा फ्रेनम लिंग्वी के दोनों ओर, फ्रेनम लिंग्वी के दोनों ओर बड़ी पेपिला पाई जाती है, फ्रेनम लिंग्वी के दोनों ओर बड़ी पेपिला पाई जाती है, जिसमें जिसमें मैंडिबुलर तथा सबलिंगुअल लार ग्रंथि की नलिका आकर खुलती है, जिसमें मैंडिबुलर तथा सबलिंगुअल लार ग्रंथि की नलिका आकर खुलती है। क्या कहलाती है? सबलिंगुअल कोरंगल। ठीक है ना? कौन सी नलिकाएं होती है वो लार ग्रंथियां पढ़ेंगे उस टाइम पे लिख लेंगे। तीसरी बात सुनो, मुर्गे जी की अगर बात करते हैं, कितने दांत पाए जाते हैं? अनुपस्थित होते हैं। क्या पाई जाती है? बीक या चोंच पाई जाती है। नोट डाल के लिखो। चोंच का निर्माण कौन सी दो अस्थियां मिलकर करती है? मैक्सिला और प्रीमैक्सिला और नेजल। क्या सर? हार्ड पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट नहीं होता। लिख लिया?
दिक्कत यहां तक? यहां पर हमारी मुख्य वाली बातें होती है खत्म। सहायक अंगों की बात, दांत की बात और जीभ की बात अपन अलग से करेंगे, ठीक है। मुख्य बाद में दूसरे नंबर पे क्या आता है? लिखो ग्रसनी। तुम बड़ा ध्यान रखते हो टाइम का आज। फेरिंग्स या ग्रसनी बात करेंगे कल। अरे पता है कि किसी को डेंटल पेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? डेंटल पेड ही बोलते हैं भाई।